गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत सिस्टम अर्थात तंत्र की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में आपको समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत कई बार तंत्र शब्द की चर्चा देख चुके हैं और वैसे भी किसी भी प्रकार का जो तंत्र होता है, लेकिन विशेष तौर पर यह जो तंत्र है यह पारिस्थितिकीय तंत्र के संबंध में ही यह चर्चा की जा रही है, क्योंकि हम लोग इससे पूर्व पारिस्थितिकीय तंत्र को डिस्कस कर रहे थे। और वैसे इस तंत्र का प्रयोग हम लोग आगे ह्यूमन ज्योग्राफी में भी देखेंगे कि वहाँ पर वेबर का औद्योगिक सिद्धांत है, फिर वहाँ पर वान थ्यूनन का कृषि स्थानीकरण का सिद्धांत है, तो उन सब विषय वस्तुओं में भी तंत्र की चर्चा होती है। तो इसलिए आज हम लोग स्पेशल तंत्र की ही चर्चा करेंगे कि तंत्र वास्तव में होता कैसा है, तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसके महत्वपूर्ण सेगमेंट क्या होते हैं, और यह विशेष तौर पर आपको मान लेते हैं अगर इंटरव्यू में भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है आपका, क्योंकि यहाँ का जो व्यवहारिक विषय है यह आपको काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अपने विषय वस्तु में सुदृढ़ता प्रदान करे। आइए इसको समझते हैं कि तंत्र के अंतर्गत हमको किसका किसका ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो तंत्र का विश्लेषण होता है इसके विषय में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, यह 1937 में एक विश्व प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे जिनका नाम था लुडविग वान वर्टन लाफी, और इनके द्वारा ही शिकागो के एक वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तंत्र जो है इसके बारे में किसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, तो लुडविग वान वर्टन लाफी के द्वारा। कब दिया गया था? 1937 में दिया गया था। कहाँ पर? शिकागो का एक वैज्ञानिक सम्मेलन था, वहाँ पर दिया गया था। तंत्र के अंतर्गत किन विषय वस्तुओं की चर्चा की जाती है? तो सबसे पहले हमको तंत्र की संकल्पना के विषय में चर्चा की जाती है, तंत्र हम कहते किसे हैं। फिर दूसरा टर्म होता है कि तंत्र में कितने प्रकार होते हैं। फिर चर्चा होती है इसकी प्रासंगिकता पर कि तंत्र हमारे लिए प्रासंगिक क्यों है, आखिर तंत्र जानना क्यों आवश्यक, ये भी हमको विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको तंत्र की संकल्पना के अंतर्गत क्या क्या हमको ध्यान में रखना होता है, तो यहाँ पर हमको दो विषय वस्तु जाननी होती है। तो सबसे पहले ये कि तंत्र की परिभाषा क्या होती है, और दूसरा तंत्र की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। तो आइए यहाँ पर क्रम से हम लोग पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं, फिर इसका लिखित हम डिस्क्रिप्शन आपके सामने शेयर करेंगे। यहाँ पर अगर तंत्र की हम डिफिनीशन के बारे में डिस्कस करें, परिभाषा के बारे में, तो तंत्र क्या है? यह किसी भी आकार का होता है तथा अमूर्त है, आदर्श है और सामान्यीकृत परिकल्पना है। सिंपल सी बात। और इसी तंत्र को हम दूसरे संबंधों में ऐसा भी कह सकते हैं कि तंत्र में घटक होते हैं, ये घटक अंतर संबंधित होते हैं तथा इनमें अंतः क्रिया और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी विद्यमान होती है। तो यह इसकी दूसरी परिभाषा हो जाती है। एक प्रकार से तंत्र हम कई रूपों में व्याख्यायित करते हैं, लेकिन जो सामान्य परिभाषा है वो यही है कि तंत्र किसी भी आकार का एक आदर्श, अमूर्त और सामान्यीकृत परिकल्पना है जो घटकों से मिलकर के बना होता है, और एक घटक अंतर संबंधित होते हैं और इनके मध्य अंतः क्रिया और संरचनात्मक क्रियाएं विद्यमान होती। यहाँ पर अगर घटक के विषय में हम डिस्कस करें तो घटक जैसा हम लोग पहले से ही जानते हैं ओडम महोदय के अनुसार कि घटक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। अगर जैविक घटक के विषय में डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर एक होता है जिसको कहते हैं उत्पादक वर्ग, एक होता है उपभोक्ता वर्ग और एक होता है अपघटक वर्ग। ये तीन कंपोनेंट होते हैं जैविक अपघटक के अंतर्गत। लेकिन जो उत्पादक वर्ग होता है, उत्पादक वर्ग के अंतर्गत हरी वनस्पतियां आती हैं, और इसमें भी उत्पादक वर्ग दो टाइप का होता है। एक
ऐसा उत्पादक वर्ग होता है कि जिसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की एक्टिविटीज होती है और अपने भोजन का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा होता है जहां पर रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन का फॉर्मेशन होता है। तो उत्पादक वर्ग के भी दो कैटेगरी होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन स्वयं तैयार करता है और एक रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से स्वयं भोजन तैयार करता है। लेकिन जो उपभोक्ता वर्ग होता है या सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इसके कई स्तर होते हैं। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, फिर अगर बात करें तो उसी में उच्च उपभोक्ता भी होते हैं। इसी प्रकार अपघटक के भी कई कंपोनेंट होते हैं। अगर हम अजैविक घटक के बारे में बात करें, अजैविक घटक के भी कई कंपोनेंट हैं। इसमें अगर बात करें तो भौतिक कारक हैं अजैविक घटक में, और भौतिक कारक के अंतर्गत सूर्यातप की बात होती है। सूर्यातप यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे आकमांत्रा सूर्यातप। तापमान की बात होती है, आर्द्रता की बात होती है, वायुदाब की बात होती है और स्थलाकृतिक विषमता की बात होती है। ये जो कंपोनेंट हैं ये भौतिक कारक के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जबकि अजैविक घटक का जो अकार्बनिक कारक हैं इसके अंतर्गत जल है, मिट्टी है, खनिज चट्टान है और वायुमंडलीय गैसें हैं। ये सब अकार्बनिक कारक हैं। भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और तीसरा जो कारक होता है उसको कहते हैं कार्बनिक कारक यानी कार्बनिक फैक्टर। कार्बनिक कारक के अंतर्गत प्रोटीन को शामिल किया जाता है, वसा को शामिल किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट को शामिल। इतना आप विश्वास करिएगा कि हर एक सेगमेंट से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना विद्यमान है और प्रश्न किसी ना किसी रूप में अतीत में भी पूछे गए हैं। सिंपल सा पूछ सकता है कि जो प्रोटीन है यह किस प्रकार का घटक है, जैविक है या अजैविक है। यह अजैविक घटक है और अजैविक में भी ध्यान रखिएगा यह कार्बनिक कारक का पार्ट आता है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। फिर यहाँ पर होता है कि तंत्र के जो प्रकार हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। वास्तव में तंत्र का यहाँ पर, वैसे तंत्र के बहुत सारे प्रकार हम लोग पढ़े हैं, फिर भी यहाँ पर जो व्यवहारिक जगत में बात की जाती है, यहाँ पर तंत्र का निर्धारण दो आधारों पर किया गया है। एक तो है क्रियाशीलता के आधार पर, किस आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, और दूसरा जो है मानव द्वारा किए गए संशोधन के आधार पर। जो क्रियाशीलता के आधार पर है कि तंत्र के अंतर्गत जो एक्टिविटीज होती है उस आधार पर इसके तीन प्रकार बताए गए हैं। एक होता है एकाकी तंत्र। एकाकी तंत्र के अंतर्गत जनजातीय समुदाय का अध्ययन करने के लिए इस कल्पना को लाया गया है। इसी प्रकार होता है क्लोज्ड अर्थात बंद तंत्र। तो जो बंद अर्थव्यवस्था है उसका अध्ययन करने के लिए बंद तंत्र की कल्पना की जाती है, और जो खुला तंत्र है यह खुली अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इस तंत्र की कल्पना की गई है। तो क्या इसके अंतर्गत होता है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर यहाँ पर मानव द्वारा जो किए गए संशोधन हैं इस आधार पर जो संरचनात्मक और नियंत्रित तंत्र हैं, इसमें अगर हम बात करें, इसका तात्पर्य सिंपल सा है कि इसमें मानव का इंटरफेयर है, जिसको कहते हैं कल्चरल लैंडफॉर्म। अर्थात जहाँ पर अगर बात करें जो सांस्कृतिक भूदृश्य होते हैं वे सब यहाँ पर संबद्ध होते हैं। अर्थात स्थल रूपीय तंत्र जैसे पर्वत, पठार, मैदान और मैदान पे ही गांव हैं, शहर हैं, ये सब जो स्थलाकृतियाँ हैं या जो निर्माण हैं ये सब कैसे हैं, ये तो सब संरचनात्मक है या नियंत्रित तंत्र के दायरे में आते हैं। साथ में श्रृंखलाबद्ध तंत्र की भी कल्पना की जाती है जिसके अंतर्गत औद्योगिकरण की बात होती है। फिर यहाँ पर अगर बात करें तंत्र के घटकों के मध्य अंतर संबंध होते हैं, क्योंकि तंत्र जो होते हैं या किस तंत्र में जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, यह आपस में किसी ना किसी रिलेशन से अटैच होते हैं। यहाँ पर कितने प्रकार के संबंध हैं घटकों के मध्य या कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। एक तो संबंध ये होता है कि इनके मध्य में सरल रेखीय संबंध होता है। सरल रेखीय संबंध का तात्पर्य है एक फैक्टर है और वह सिर्फ एक को प्रभावित करता है, अर्थात एक कारण होता है और एक उसका प्रभाव होता है। सिंपल सी बात। ये वन डायरेक्शन है, ये वन वे है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ए है, ए का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बी पर पड़ रहा है। ये हो गया सरल रेखीय संबंध, एक का संबंध दूसरे पर पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर कारण ए हो गया और ये उसका प्रभाव हो गया। सिंपल सी बात। लेकिन पुनर्वलन का संबंध ये होता है कि यहाँ पर यह इसको प्रभावित तो करता है लेकिन साथ में यह इसके द्वारा प्रभावित भी होता है।
अर्थात जो कारण है इससे कोई न कोई क्रिया जनरेट होती है, लेकिन क्रिया से यह कारण भी स्वयं प्रभावित हो जाता है। और इसी प्रकार जो समानांतर संबंध होता है, यहां पर समानांतर का तात्पर्य यह होता है कि यहां पर एक कंपोनेंट है और इसका संबंध कई प्रकार के कंपोनेंट से होता है, इस प्रकार से। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग समानांतर रिलेशन। और इसी प्रकार जटिल भी संबंध होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशन होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिलेशन का तात्पर्य है कि यहाँ पर कितना यहाँ पर संबंध है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि तंत्र के जो घटक होते हैं यह कितने प्रकार से आपस में अंतर संबंधित होते हैं। यहाँ पर 4 टाइप संभव है। एक तो सिंपल रिलेशन होता है, और एक होता है फीडबैक रूपी रिलेशन होता है, एक पैरेलल होता है, और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिलेशन। तो जो सरल रेखीय रिलेशन है इसी को दूसरा नाम दिया जाता है अनुत्क्रमणीय संबंध। अनुत्क्रमणीय का तात्पर्य है यह वन वे होता है, यह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, वापस नहीं आता। चलिए यहां पर अगर बात करें कि क्या यहां पर बातें कही गई हैं, जो हमने ये सब फ्लो चार्ट देखा है उसी का यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखा गया। सामान्य शब्दों में पढ़ते चलते हैं, आप भी इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जो यहाँ पर पीछे लिखा गया है उसी का सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है। जैसे लिखा है तंत्र उपागम क्या है? तंत्र उपागम पारिस्थितिकीय उपागम का एक संशोधित रूप है, क्योंकि इसका संबंध घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के अध्ययन या विश्लेषण से संबंधित। साथ में पारिस्थितिकीय विदों के द्वारा पारिस्थितिकीय तंत्र की जो क्रियाविधि है का अध्ययन करने के लिए तंत्र उपागम पर आधारित संकल्पना को तंत्र विश्लेषण के विकास से पहले ही महत्व दिया जा रहा है। इसका तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं है कि तंत्र का जब व्यवहारिक जगत में इस्तेमाल हुआ इसकी डिफिनीशन के बाद, ऐसा नहीं है। इसकी परिभाषा थी या नहीं थी, अर्थात क्या आप समझ रहे हैं 1937 से पहले तंत्र का कोई इस्तेमाल नहीं होता था क्या? तो यह सदा से है, जब से पृथ्वी और पृथ्वी पर इस जीवन की शुरुआत हुई है तब से यह तंत्र रूपी सिस्टम काम करता है। तो यही बात कही जा रही है। और इसका किसके द्वारा से डिफाइन किया गया है? तो लुडविग वान बर्टन लाफी के द्वारा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही देखा था कि तंत्र के अंतर्गत हमको देखनी पड़ती है कि इसके परिभाषा और साथ में इसकी विशेषताएं। तो परिभाषा तो हो गई, परिभाषा यहाँ पर हो गई, और इसका डिफिनीशन जो है विशेषताएं हैं यहाँ पर है कि तंत्र के घटक होते हैं जिसका अपना संरचना एवं संगठन होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी तंत्र होगा, तंत्र का एक संरचना होता है और संगठन होता है। संरचना का तात्पर्य है यहाँ पर जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। ये जैविक घटक भी आपस में अंतर संबंधित होते हैं और अजैविक घटक भी आपस में अंतर संबंधित होते हैं, तथा जैविक और अजैविक घटक भी आपस में किसी न किसी संबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसी की बात किया जाता है कि तंत्र में एक संरचना और संगठन विद्यमान होता है। साथ में तंत्र का जो स्वरूप है यह त्रिआयामी होता है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इसका संबंध किसी भी स्थान के वातावरण से भी होता है। साथ में यह किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन विभिन्न आकार के तंत्र में एक प्रकार का पदानुक्रमिक संबंध होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, तंत्र का आकार कुछ भी हो सकता है। जैसा आपने प्रीवियस एपिसोड में देखा है, कल के एपिसोड में, कि हम लोगों ने यह डिफाइन किया है कि जो तंत्र होता है यह एक गौशाला के रूप में छोटा हो सकता है और पूरा पृथ्वी भी एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। तो इसीलिए तो इसका नाम है कि जो तंत्र होता है यह एक आदर्श अमूर्त और कैसा है, एक कैसा परिकल्पना है, आदर्श परिकल्पना है, जिसका आकार कुछ भी हो सकता है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि मानव भूगोलवेत्ताओं के अनुसार सभी तंत्र का अपना एक नाभिक होता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाभिक होता है, और इसी नाभिक से सभी जो घटक होते हैं, चाहे वह बात करें जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो, सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। और नाभिक में जब तक ऊर्जा विद्यमान रहती है तब तक यह तंत्र कार्य करता है, और जब नाभिक से ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो तंत्र भी कोलैप्स कर जाता है। साथ में ये भी ध्यान रखना है
कि तंत्र के घटक के मध्यों में कई प्रकार के रिलेशन होते हैं, जैसे श्रेणीबद्ध होता है, पुनर्बलन होता है, समानांतर होता है और जटिल संबंध होता है। साथ में यहाँ पर देखना है कि जो श्रेणीबद्ध संबंध होता है इसका क्या तात्पर्य है, ये आप पढ़ लीजिए। यह जो संबंध होता है यह सरलतम और अनुत्क्रमणीय संबंध होता है, जिसके अंतर्गत एक घटक का दूसरे घटक पर प्रभाव पड़ता है। एक घटक का दूसरे घटक पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरे का पहले पर नहीं पड़े, क्योंकि यह इसका जस्ट अपोजिट नहीं होता। जबकि समानांतर में क्या होता है, समानांतर संबंध में एक घटक कई घटकों का या कई घटक किसी एक घटक को प्रभावित करते हैं। अर्थात यह अनुत्क्रमणीय जो ऊपर है, अनुत्क्रमणीय का तात्पर्य है कि वन वे, लेकिन समानांतर वन वे नहीं होता, ध्यान रखिएगा। केवल एक ही ऐसा संबंध है श्रेणीबद्ध जो अनुत्क्रमणीय है। इसके अतिरिक्त जितने भी संबंध हैं, चाहे वह समानांतर हो, चाहे पुनर्बलन हो, चाहे जटिल हो, यह सब अनुत्क्रमणीय नहीं है, अर्थात इनका दोनों तरफ रिलेशन चलेगा। तो समानांतर का तात्पर्य यही बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें समानांतर का, कि एक घटक का कई घटकों पर संबंध होता है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि कई घटक मिलकर के किसी एक को प्रभावित करते हैं। कई घटक मिलकर के क्या करते हैं, किसी एक को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारी फसल है, कोई वृक्ष है, एक वृक्ष को कौन कौन प्रभावित करता है, तो वहाँ का टेम्परेचर प्रभावित करता है, वहाँ का रेन प्रभावित करता है, वहाँ का सॉइल प्रभावित करता है। तो कई प्रकार के टोपोग्राफी हैं जो किसी भी प्रकार के वृक्ष को या वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि कोई एक फैक्टर कई चीज़ों को प्रभावित भी करता है। अब टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है, एक ही को प्रभावित करता है। टेम्परेचर सॉइल को प्रभावित करता है, टेम्परेचर कहीं न कहीं वनस्पति को प्रभावित करता है, टेम्परेचर कहीं न कहीं वर्षा को प्रभावित करता है। तो एक फैक्टर कई को प्रभावित भी करते हैं और कई फैक्टर से एक फैक्टर प्रभावित भी होता है, और इसी को कहते हैं हम लोग समानांतर टाइप का रिलेशन। और पुनर्बलन का संबंध ये होता है कि यह स्वयं अपने आप को प्रभावित करता है, ठीक है। और अगर जटिल की बात किया जाए तो जटिल को, इसमें जो है अंतर संबंधों को समझ पाना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए तंत्र का आकार बड़ा होने के साथ साथ संबंध भी जटिल होते जाते हैं। जैसे जैसे तंत्र का आकार बढ़ता है तो यहाँ पर इसकी जटिलता बढ़ती भी जाती है, जिससे तंत्र की क्रियाशीलता का अध्ययन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। बात तो ठीक है। इसलिए तंत्र की क्रियाशीलता का अध्ययन करने के उद्देश्य से इसके सूक्ष्मतम अर्थात जो सबसे छोटी इकाई होती है इसकी कल्पना की जाती है। और तंत्र की क्रियाशीलता का संबंध ऊर्जा की उपलब्धता से होता है। जो नाभिक है, नाभिक में ऊर्जा ही होती है, वही कह रहा है तंत्र की क्रियाशीलता का संबंध ऊर्जा की उपलब्धता से है। जब तक किसी भी तंत्र में ऊर्जा की उपलब्धता बनी रहती है, तब तक यहाँ पर घटकों की जो अंतःक्रिया के कारण तंत्र की क्रियाशीलता भी बनी रहती है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी तंत्र हो, अगर हम बात करें नॉर्मल तंत्र की, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को जब तक एनर्जी मिलती है तब तक इंस्ट्रूमेंट काम करता है। उसी प्रकार जो प्रकृति रूपी यह तंत्र है, यह तभी तक कार्य करेगा कि जब तक उसके केंद्र में अर्थात नाभिक में ऊर्जा विद्यमान हो। जैसे ही उसके नाभिक से ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, वह तंत्र कार्य करना बंद कर देगा और समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब कभी, स्पष्ट ध्यान रखिएगा, जब कभी बाह्य कारकों के प्रभाव से तंत्र की क्रियाशीलता में अवांछनीय परिवर्तन हो तो तंत्र असंतुलित हो जाता है, ये बात ठीक है। और तंत्र की क्रियाशीलता के आधार पर ही इसका जो कल्पना की गई है, यह एकाकी तंत्र, बंद तंत्र और खुले तंत्र के रूप में की गई। किस आधार पर? क्रियाशीलता के आधार पर। अगर एकाकी तंत्र है तो एकाकी तंत्र का तात्पर्य जो है, वैसे तो व्यवहारिक तंत्र या वास्तविक जगत में अपना अस्तित्व नहीं रखता। स्वाभाविक सी बात है कि प्रकृति में ऐसा कोई तंत्र होता ही नहीं है कि जो आइसोलेशन में रहे, क्योंकि प्रकृति का हर तंत्र किसी ना किसी तंत्र से प्रभावित होता है और किसी ना किसी तंत्र को प्रभावित करता है। लेकिन यहाँ पर बात जो की जा रही है, कह रहा है क्योंकि यह किसी भी तंत्र से प्रभावित नहीं होता है, मतलब जो एकाकी तंत्र, इसका तात्पर्य यही होता है कि यह किसी भी तंत्र से प्रभावित नहीं होता है, तो ऐसा तो प्रकृति में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिर भी मानव जो भूगोलवेत्ता होते हैं, सैद्धांतिक स्तर पर जनजातीय समुदाय की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए
इस एकाकी तंत्र की कल्पना करते हैं, जबकि प्रकृति में इस एकाकी तंत्र का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। लेकिन यह किसकी कल्पना है? तो जो मानवतावादी भूगोलवेत्ता हैं उनके द्वारा इसकी कल्पना की जाती है, जिससे जनजातीय समुदाय की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन किया जा सके सुचारू रूप से। इसी प्रकार जो बंद तंत्र होता है, बंद तंत्र का क्या यहाँ पर प्रभाव है ये आप देखिए। पहले क्या यहाँ पर डेफिनेशन ये जानना है, ध्यान रखिएगा। एकाकी तंत्र जो है, यह तंत्र किसी भी तंत्र से ना तो प्रभावित होता है और ना तो किसी को प्रभावित, किसी प्रकार का कोई संबंध। लेकिन जो बंद तंत्र है ये थोड़ा दूसरे टाइप से। क्या है इसका तात्पर्य? यहां पर दूसरे तंत्र से प्रभावित तो होता है, ध्यान रखिएगा। इसके एडजेसेंट में जो तंत्र हैं उस तंत्र से यह प्रभावित तो होता है, लेकिन जो यह तंत्र है, इस तंत्र या वस्तु में जो संग्रहित ऊर्जा है, इस ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करता। बात समझिएगा। यहां पर बात कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कोई तंत्र है और बगल में कोई दूसरा तंत्र है, तो यह जो तंत्र ए है यह इस बी तंत्र से प्रभावित तो होता है, लेकिन यहां पर जो विद्यमान एनर्जी है और यहां पर जो विद्यमान एनर्जी है, इस एनर्जी का यहां पर आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि जनजातीय समुदाय है, और जनजातीय समुदाय है या कोई खुली अर्थव्यवस्था है या बंद अर्थव्यवस्था है, तो ये ज़्यादातर बंद अर्थव्यवस्था के विषय में ही बात की जाती है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। दूसरी अर्थव्यवस्था से प्रभावित तो होती है, लेकिन वहां पर आदान प्रदान नहीं किया जाता है, किसका? एनर्जी का। तो वही बात यहां पर कही जा रही है कि यहां पर ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, और यह विशेष तौर पर बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए इस तंत्र की कल्पना की गई है। और इसी प्रकार जो खुला तंत्र होता है, अगर इसकी बात करें तो खुला तंत्र यह एक वास्तविक जगत में खुले तंत्र का अस्तित्व है, क्योंकि प्रकृति में यही व्यवस्था पाई जाती है, और कहीं न कहीं इसी व्यवस्था से प्रभावित होकर के वर्तमान में वैश्विक जगत में भी खुले तंत्र की कल्पनाएं हमको आर्थिक जगत में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें कि मानवीय गतिविधियों के द्वारा तंत्र में किए जाने वाले संशोधन या परिवर्तन, क्योंकि मनुष्य एक कह सकते हैं विशिष्ट प्राणी है और अपनी विशिष्टता के कारण यह प्रकृति में परिवर्तन भी करता है। तो यहाँ पर संशोधन या परिवर्तन के द्वारा या परिवर्तन के अध्ययन के लिए संरचनात्मक तंत्र की कल्पना की जाती है। किसकी कल्पना की जाएगी? संरचनात्मक, क्योंकि मानव ने इसमें कुछ न कुछ संशोधन करके किसी नई संरचना को जन्म दिया, और जिसके अंतर्गत स्वरूपीय तंत्र की सहायता से स्वरूपीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ग्रामीण और नगरीय अधिवास से संबंधित स्वरूपीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए इस तंत्र की कल्पना की जाती है। साथ में यहाँ पर उपतंत्रों के समूह को श्रृंखलाबद्ध तंत्र कहते हैं। क्या? उपतंत्रों के समूह को श्रृंखलाबद्ध तंत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत एक तंत्र का निर्गत दूसरे तंत्र के लिए आगत होता है, और औद्योगिक प्रदेश में आर्थिक क्रियाओं का जो अध्ययन करने के लिए इस तंत्र की कल्पना की जाती है, जो प्रक्रिया प्रभाव तंत्र के रूप में कार्य करता है, ऐसा हम लोग समझते हैं। आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। देखिए, जितने भी हमारे औद्योगिक केंद्र होते हैं बड़े बड़े, और ख़ास करके जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ESZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर क्या होता है कि कई प्रकार की जो यूनिट होती हैं या जो औद्योगिक क्रियाएं होती हैं, औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, अब कई औद्योगिक इकाई है, तो क्या होता है कि इसका जो निर्गत है यह दूसरे के लिए इनपुट का काम करता है, और फिर इसका जो निर्गत होगा यह तीसरे के लिए इनपुट का काम करता है। तो इस प्रकार से एक इकाई दूसरी इकाई पर निर्भर करती है। तो यही जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को यहाँ पर किया गया है कि प्रक्रिया प्रभाव तंत्र होता है, अर्थात यह किसी आर्थिक गतिविधियों के विषय वस्तु में प्रासंगिक नजर आती है। तो साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है, तंत्र की प्रासंगिकता कहाँ तक है, अर्थात कहाँ तक इसका व्यवहारिक जगत में प्रयोग हो सकता है, और कहाँ पर इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है। जैसे तंत्र उपागम पर आधारित संकल्पना के द्वारा विषय वस्तु का वैज्ञानिक विश्लेषण कर किसी निष्कर्ष पर आना संभव है। ठीक, साथ में वर्तमान समय में इस प्रकार संपोषणीय विकास के लिए प्रयास करके क्षेत्रीय और सामाजिक विषमता के प्रभाव को कम किया जा रहा है,
ऐसी स्थिति में विकास की योजनाओं का निर्धारण और क्रियान्वयन करते समय तंत्र विश्लेषण को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि तंत्र विश्लेषण के द्वारा ही हम वास्तविक समस्या का समाधान कर सकते हैं। भूगोल जैसे विषय में जहां मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया जा रहा है, वहां भौगोलिक अध्ययन में तंत्र उपागम की प्रासंगिकता अधिक हो गई है। लेकिन वास्तविक जगत में एक सीमा के बाद तंत्र उपागम एक आदर्शीकृत, अमूर्त और सामान्यीकृत संकल्पना हो जाती है, क्योंकि इसकी एक सीमा भी है। यह हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता है व्यवहारिक जगत में, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक कर सकता है। तंत्र का सीमांकन करना व्यवहारिक स्तर पर एक कठिन कार्य है, क्योंकि तंत्र की सीमाएं जो होती हैं यह लगातार परिवर्तनशील होती हैं, और मानव भूगोलवेत्ताओं का यह भी मानना है कि मानव से संबंधित सभी विशेषताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव नहीं है। अब मानव के व्यवहार का आप वैज्ञानिक विश्लेषण कहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि मानव कब कहाँ कैसा व्यवहार करेगा इसके बारे में संपूर्ण आप विश्लेषण कर पाएं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। साथ में इसलिए जो है एक सीमा तक ही भौगोलिक विशेषताओं का विश्लेषण तंत्र उपागम पर आधारित अध्ययन के द्वारा किया, तो यह इसकी प्रासंगिकता है। तो एक प्रकार से देखा जाए जो तंत्र है, इस तंत्र को हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से आज समझने का प्रयास किया है। शेष जो चर्चाएं हैं ये हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।